दरवाज़ा खोलो प्लीज़, जाने दो मुझे बाहर, कोई है, हेल्प मी प्लीज़। एक बंद कमरा जिसमें बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। देखने से वो स्टोर रूम लग रहा था। और एक लड़की, उम्र करीब 13-14 साल, उसके अंदर से चीखते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। और फिर चीखते चीखते वो आवाज़ बंद हो गई थी। उस कमरे के आसपास कोई भी नहीं था और वो कमरा लोगों की चहल पहल से काफ़ी दूर एक कोने में था। मगर वो लड़की कौन थी और यहाँ कैसे फंस गई थी? किसने बंद किया था उसे? चलिए बताते हैं कहानी में। शहर दिल्ली, करोल बाग। रात के 2:30 बजे हर रोज़ यहाँ कार से लेकर बाइक तक तेज़ रफ्तार की दौड़ती हुई गाड़ियाँ एक दूसरे को आगे पीछे छूते हुए हवा से बातें करती हैं। और हर कोई बस अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता था। हर कोई बस खुद को विजेता घोषित करना चाहता था, चाहे इसमें उसकी खुद की जान जाए या फिर दूसरों की। 2 बाइक सवार एक दूसरे को आगे पीछे बढ़ते हुए देख रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक भी रहे थे। पहला, इस बार मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा आनी। दूसरा, डियर ऋषि, मैं इस बार मैं तुझे हरा कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तुझे हारने का, हा 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 हा। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है और दोनों पीछे मुड़कर देखने ही वाले रहते हैं कि कोई तीसरा अपनी बाइक पर सवार उनकी रेस को पीछे छोड़ते हुए खुद आगे निकल जाता है। और दोनों हैरान रह जाते हैं। दोनों ही उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, वो उसे छू भी नहीं पाते हैं। अनंत 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 जोर जोर के नारे लगाए जा रहे थे। बहुत से लड़के लड़कियां भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं और तभी सामने से एक बाइक तेज़ी से आती है और उसके पास रुकती है और वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये तो अनंत की बाइक नहीं है। तो फिर है कौन ये जिसने अनंत को हरा दिया था? उसे तो कोई नहीं हरा सकता था आज तक। उस बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था और वो अपनी बाइक से उतरकर उनकी तरफ आ रहा था। तभी पीछे से एक बाइक की आवाज़ आती है और सबकी नज़रें उधर देखने लगती हैं और वो अनंत की बाइक रहती है। बाइक उसके करीब है और अनंत उससे उतरता है और अपना हेलमेट वहाँ खड़ी लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड पिया को पकड़ाते हुए उस बाइक सवार की तरफ बढ़ता है। परिचय: अनंत खुराना, उम्र करीब 25 साल, देखने में लंबा चौड़ा कद, गोरा रंग, ब्राउन आँखें और कलर किए बरगंडी सिल्की बाल और एक पैदाइशी रईस, मगर गुरूर भी बहुत है। अपने आगे वो किसी को और आगे बढ़ना देखना उसे बिल्कुल गंवाना नहीं। खुराना इंडस्ट्री का दूसरा बेटा, मगर बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही पढ़ाई में। बस सारा दिन अपने पिता के पैसों पर सब पर धौंस जमाना। हे यो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच रेस में शामिल होने की? हाँ, कौन हो तुम? वो उसे धक्का देकर पूछने लगता है और तभी वो बाइक सवार अपने सर पर से हेलमेट उतारते हुए कहता है, क्यों? हार बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। और उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो उतार रही थी। वो एक लड़की थी। हेलमेट की वजह से उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे जिन्हें वो ठीक कर रही थी और अनंत की तरफ देखते हुए कह रही थी। और अनंत बस उसकी खूबसूरती को देखता जा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। उससे आगे, तभी आगे उसका दोस्त ऋषि भी वहाँ पहुँच चुका था और वो भी हैरान था कि ये आखिर है कौन जिसने अनंत से पंगा लिया था। परिचय: ऋषि मित्तल, उम्र वही 25 साल, देखने में सांवला रंग, मगर एक आकर्षक पर्सनालिटी और बड़ी बड़ी समंदर जैसी गहरी आँखें जिनमें ना जाने कितनी लड़कियां डुबकी लगा चुकी थी और ना जाने कितनी बाकी थी। मगर वो उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अनंत का बचपन का दोस्त था और शहर के नामचीन वकील निमेश मित्तल का इकलौता बेटा था। अब आगे: हाय, आई एम विशाखा राठौड़, सॉरी फॉर दैट। मेरा तुम्हें हराने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो ऐसे ही बाहर घूमने निकली थी और तुमसे टकरा गई। उस लड़की ने अपना हाथ अनंत की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, मगर अनंत अभी भी बस उसके चेहरे और होठों की तरफ देख रहा था जो उससे कुछ कह रहे थे। वो उनमें खोया हुआ था।
अनंत, अनंत, कोई ज़ोर से कहता है। ये पिया की आवाज़ थी। वो अनंत को ऐसे उस लड़की को घूरते हुए कहती है और अनंत अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। एनी, वो मुझे देर हो रही है, फिर मिलते हैं गाइस। वो लड़की दोबारा हेलमेट पहनते हुए अपनी बाइक पर सवार वहाँ से चली जाती है और वहाँ खड़े सब लोग उसे आँखों से ओझल होते हुए देखते रह जाते हैं। अनंत भी वो हवा की झोंकों की तरह तेज़ रफ्तार से बाइक पर सवार हुई और उड़ती जा रही थी। विशाखा राठौड़, अनंत के होठों पर उसका नाम रहता है और उसकी इस हरकत पर पिया उसे घूर कर देखती है। एक साथ तीन तीन लाशें, ओह, बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। वो बेचारे रात को अचानक से घर में आग लगी थी, शायद गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से, और उन्हें पता नहीं चला था और आधी रात को ब्लास्ट हुआ था। फिर आग ने उन सब को जला दिया था। फायर ब्रिगेड वालों ने आग तो बुझा दी थी मगर उन लोगों को बचा नहीं पाए थे। और मगर उस घर में तो 4 लोग रहते थे, फिर 3 ही लाशें, वो कैसे? ये तो पता नहीं हमें भी, क्योंकि केस काफ़ी पुराना है और इतने सालों से उसकी फाइल बंद पड़ी थी। सुनवाई से पहले ही उन लोगों की अचानक मौत की वजह से सुनवाई हुई ही नहीं, क्योंकि कोई लड़ने वाला बचा ही नहीं था और ना चश्मदीद गवाह। बेचारे, एक तो उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली और ऊपर से उसके माता पिता जलकर मर गए थे। बहुत ही अफसोस की बात थी। खैर, तुम्हें क्यों जानना है ये सब, वो भी इतने सालों बाद? असल में मैं एक न्यूज़ चैनल पर काम करता हूँ, तो बस इस केस के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो बस थोड़ी जानकारी के लिए यहाँ आया था। वो नौजवान कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा था उनकी बातों से। वो कहता है, शहर सूरत, गुजरात। एक आदमी एक जले हुए खंडहर जैसे घर के बाहर खड़ा था और एक बुजुर्ग आदमी उसे बरसों पहले हुए हादसे के बारे में बता रहा था। फिर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले गए थे और वो नौजवान, जो देखने में करीब 25 साल का लग रहा था, वहीं पर खड़ा था और उस घर को देख रहा था। कमाल है, घर में 4 लोग थे और लाशें बस 3। तो फिर एक लाश गायब कहाँ हो गई? वो कहीं, वो मगर कहाँ है और कैसी? वो खड़ा बहुत देर तक सोचता रह गया। हाँ तो मिस राठौड़, हमने सुना है कि राजपूत लोगों के खून में तो बहुत बहादुरी होती है। वो लोग पैदाइशी साहसी होते हैं और उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। तो बताइए, क्या आप चैलेंज के लिए तैयार हैं? विशाखा, सही सुना, आई एम रेडी। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, मौत से भी नहीं। बताओ क्या करना है? विशाखा राठौड़ का आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और उसकी रैगिंग के बहाने वहाँ मौजूद अनंत अपनी रात की उस बाइक रेसिंग का बदला लेने के लिए तैयार खड़ा था और सारे स्टूडेंट भी ये सब देख रहे थे। बिस ने यहाँ अपने पापा की वजह से एडमिशन लिया था, क्योंकि अब वो अपना बिजनेस दिल्ली में शिफ्ट कर रहे थे और अब उन्हें यहीं रहना था। और बिस के लिए ये जगह और यहाँ के लोग राजस्थान के मुकाबले बहुत कुछ अलग था, मगर अब उसे इन सब की आदतें डालनी पड़ेगी। ये उसे आज समझ में आ गया था। क्या हुआ मिस राठौड़, ट्रूथ या डेयर? अचानक अनंत उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर कहता है। तो बिस चौंक जाती है। डेयर, बताओ क्या करना है? तो वो देख रही हो यूनिवर्सिटी की टेरेस, वहाँ से छलांग लगाकर सीधे मेरे पास आओ। आई विल कैच यू। अनंत ने ऊपर देखकर कहा था और सारे लोग हैरान थे कि ये क्या कह रहा है। जिस फ्लोर की टेरेस की तरफ वो इशारा कर रहा है वो 5वें फ्लोर पर है। ये लड़की मर जाएगी या फिर घर जाएगी, सब यही सोच रहे थे। क्या हुआ विशाखा उर्फ विश, हमारी ये विश पूरी नहीं करोगी? अनंत फिर कहता है, विश की तरफ देखते हुए, जो कि सबकी तरह सर उठाए टेरेस की तरफ देख रही थी। और फिर अचानक बिना कुछ कहे विश वहाँ से चलते हुए सीधे टेरेस पर पहुँच गई थी। अब वो ऊपर खड़ी थी और बाकी के सारे स्टूडेंट्स और अनंत नीचे खड़े थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और अब तभी किसी ने जाकर टीचर्स को भी खबर कर दी थी और वो लोग भी वहाँ पर आ गए थे। और अनंत, कम ऑन विश, जंप, आई विल कैच यू, यू आर ए वॉरियर। जब टीचर्स ने उससे कहा था कि ये क्या पागलपन है, तो अभी भी जोश में कह रहा था। उसे लग रहा था
कि वो हार मान लेगी और नीचे आकर उससे माफ़ी मांग लेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ। वो वहीं पर खड़ी थी और एक एक करके कदम आगे की तरफ बढ़ाती जा रही थी और नीचे सबकी सांसें रुक गई थी जब बिस ने अपना आखिरी कदम बढ़ाने के लिए पैर बढ़ाया था। और फिर हे आई एम कमिंग उसने कहा था और सबने आंखें बंद कर ली थी, यहाँ तक कि अनंत भी डर गया था। मगर ऐन मौके पर किसी ने बिस का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वो ऋषि था, जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी आया था और ये मंजर देखकर सीधे टेरेस की तरफ भागा था। और फिर सच में पागल हो क्या, दिमाग है क्या? भगवान ने बस खूबसूरत चेहरे पर ही सब कुछ खर्चा कर दिया था। अचानक ऋषि कहता है और बिस जो उसकी बाहों में थी उसने अपनी आंखें खोली थी और उसकी गहरी समंदर जैसी आंखों में देखती रह गई थी। उसकी धड़कनें किसी ट्रेन की तरह तेज रफ्तार से भाग रही थी। और ऋषि सोच रहा था कि अगर मैं एक सेकंड भी लेट होता तो पता नहीं क्या होता इस लड़की का। सच में इसके पास दिमाग नहीं है या फिर अपनी जान प्यारी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे बहुत दिनों बाद मिले थे, जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। उस रात मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और तुम कहते हो कि मैं पागल हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। हाँ मैं पागल हूँ और अब ये पागल तुम सबको ऐसा पागल बनाएगी कि पूरी दुनिया तुम लोगों का तमाशा बनते हुए देखेगी। वो कॉलेज से वापस आ गई थी और शाम के 7 बजने वाले थे, मगर वो ना जाने कहाँ खो गई थी कि बहुत देर से अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रही थी। सड़क भी भीड़ भाड़ भरी जिंदगी। तो कैसा रहा आज का दिन और नए कॉलेज का नया दिन? अचानक से पीछे से आवाज़ सुनकर वो अपने अतीत से वर्तमान में वापस आ जाती है और फिर पलटकर वो अपने पिता की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहे थे और उसी की तरफ आ रहे थे। ठीक था पापा। पर बेस पलट कर उन्हें देखती है और कहती है और रुक जाती है। पर क्या? मिस्टर राठौर उसके अचानक से चुप होने पर फिर पूछते हैं। कुछ नहीं पापा, मैं बस ऐसे ही पुराने दिनों को याद कर रही थी बस। वो कहती है बस इतनी सी बात है। फिर ये आंखें नम क्यों हैं? मेरी बात सुनो या फिर मान लो बेटा, एक बार फिर से सोच लो, भूल जाओ सब कुछ। अपने बारे में सोचो, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं अपने शहर। मिस्टर राठौड़ उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं। और वहीं खड़ी बिस अपनी आँखों को अपने हाथों से रगड़ते हुए उससे कहती है, इतनी दूर आकर अब मैं वापस नहीं लौट सकती पापा। इतने साल बाद मुझे उन लोगों का पता चला। कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि किस्मत है, और इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी और उनकी तकदीर का फैसला भी मैं ही करूंगी पापा। पर बेटा, इन सब में तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जानती हो ना तुम? वो उसे फिर समझाने के लिए कहते हैं, जानती हूँ, पर ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ के आगे कुछ भी नहीं है जो परसों पहले उन लोगों ने मुझे दी थी। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराती है और वो भी जैसी तुम्हारी मर्जी कहते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हैं। मित्तल मेंशन, अनंत का कमरा। इधर अनंत के कमरे में ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की विशाखा राठौड़ बड़ी ही अजीब है, ज़िद्दी है, या फिर अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। और तू अनंत, उसके पास तो दिमाग नहीं है, मुझे आज पता चल गया, मगर तेरे पास भी इसकी कमी है, ये मुझे नहीं पता था। वो सामने चेयर पर बैठे हुए अनंत की तरफ देखते हुए कहता है और अनंत उठकर खड़ा हो जाता है। अनंत यार, मैं तो बस उसे मज़ा चखाना चाहता था कल रात वाले वाक़ये के लिए, पर वो सच में कूद जाएगी ये मुझे थोड़ी ना पता था। वैसे वो सच में बहुत बहादुर हैं, वो ऋषि को कहता है। और ऋषि, वो बहादुर नहीं, पागल है, और अगर आज उसे कुछ हो जाता ना तो होता सीधे जेल में। यहाँ इतने आराम से ये सब नहीं कर रहा होता, समझी? वो गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, ओके यार, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नहीं ना? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अनंत को ऋषि की लाल आंखें देखकर डर सा लग रहा था।
वो उसे शांत कराने के लिए कहता है। और तभी कमरे में अनंत का बड़ा भाई राजीव दरवाजे पर नॉक करता है और दोनों पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। राजीव, कौन जेल जा रहा है? तुम्हारे पापा के होते हुए भला कोई कहीं जा सकता है? क्यों क्यों ऋषि? वो अब अंदर आ जाता है और ऋषि को देखकर कहता है, सही कहा आपने भाई। अनंत अपने भाई की हाँ में हाँ मिला रहा था और ऋषि मन में सोचता है, हाँ, उनके होते हुए कोई क्रिमिनल जेल नहीं जा सकता। तभी तो तुम इतने सालों बाद भी आज़ाद हो राजीव खुराना। वैसे आज तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाइक रेसिंग के लिए नहीं जाना है क्या? राजीव फिर कहता है। अनंत, पता नहीं चलेगा क्या ऋषि? वो ऋषि की तरफ देखता है। नहीं, आज मुझे घर जाना है, माँ इंतज़ार कर रही होंगी, कल मिलते हैं। वो कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और राजीव, इसे क्या हुआ? अनंत, पता नहीं। वो कंधे उचकाते हुए कहता है। ऋषि जब अपने घर आता है तो उसकी माँ उससे खाने के लिए पूछती हैं, बेटा खाना लगा दूँ? ऋषि, नहीं माँ, आज भूख नहीं है। माँ, हाँ बेटा। ऋषि, आप पापा से क्यों नहीं कहती हैं कि अब तो ये झूठ केस लड़ना छोड़ दें? कब तक मुजरिमों को आज़ादी और बेगुनाहों को सज़ा दिलवाते रहेंगी? वो कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है और उसकी माँ सीमा वहीं पर खड़ी थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने साल हो गए इस बात को, मगर तुम आज भी उससे भुला नहीं पाए हो ना बेटा। पर मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर थी उन दिनों। वो अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं और फिर मन में कहते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। ऋषि अपने कमरे में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपनी अलमारी में से एक बहुत ही पुराना तस्वीर निकाल कर देखने लगता है, जो उसके बचपन की तस्वीर थी। करीब उसमें वो 14 साल का टीनेज लड़का था। एक तरफ वो खड़ा था और दूसरी तरफ अनंत, और बीच में मीरा थी, जो दोनों के कंधे पर हाथ रखे हुए थी और स्माइल कर रही थी। और तीनों लगभग उसमें एक ही उम्र के थे। ऋषि, मीरा और अनंत तीनों ही दोस्त थे और बचपन के दोस्त थे, मगर शायद मीरा का सफ़र यहीं तक था। वो मर चुकी थी इस तस्वीर के खींचे जाने के कुछ दिन बाद ही। ऋषि, स्माइल करो यार, वरना फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। देखो अनी को कितना अच्छा लगता है ये। वो हंसते हुए ऋषि से कहती है। और ऋषि तो उसी के साथ फ़ोटो लो, मैं चला जाता हूँ। फिर वो मुंह बनाते हुए कहता है। और तभी मीरा ज़ोर से हंसने लगती है और दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे देखो से चीज़, और फ़ोटो क्लिक हो जाती है। ऋषि की आंखों में आंसू थे जो उस तस्वीर पर गिरता है। और वो, कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़कर? सब कहते हैं कि तुम मर गई हो, पर मेरा दिल नहीं मानता है। मैं हर साल उस जगह, उस शहर, तुम्हारे शहर जाता हूँ, हमारे शहर जाता हूँ, मगर तुम वहाँ मुझे नहीं मिलती। एक ही जवाब मिलता है कि घर में आग लगी थी और सब लोग जलकर मर गए थे, मगर 4 लोग थे घर में, फिर लाशें 3 ही मिली थी। तो फिर तुम्हारी लाश कहाँ चली गई थी? मैं उस दिन फिर वहाँ गया था और पूछताछ की, और फिर वही जवाब लेकर वापस आ गया था। वो उस तस्वीर को देख रहा था और खुद से बातें कर रहा था। सुबह का वक्त, बिस का घर, सारी तैयारियां हो गई और इनविटेशन भिजवा दिया आपने सबको। बिस अपने पिता से कह रही थी, हाँ सबको भिजवा दिया है, बस तुम बेफिक्र होकर कॉलेज जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। मिस्टर राठौड़ उससे कहते हैं, विशाखा ने अपने पिता से कहा था कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करे ताकि वहाँ शहर के नामचीन हस्तियाँ शामिल हों और उसे भी सबको जानने का मौका मिले, खास करके अनंत और उसकी फैमिली को। वो उससे मिलना चाहती थी, फिर से अनंत के बड़े भाई राजीव खुराना से, जिसने सालों पहले उसकी दुनिया बदल दी थी और उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। इस बार नहीं राजीव खुराना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा देने मैं आ गई हूँ और इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। वो मन में सोच रही थी और बरसों पुराना वो सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। वो 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और एक भाई, जो सूरत गुजरात में अपने माता पिता के साथ रहते थे। 20 पहले मीरा हुआ करती थी, उसकी बड़ी बहन इंदु जो कि कॉलेज में थी, और उसके बाद मीरा थी,
फिर उसका छोटा भाई रोहन और ऋषि। ऋषि उसका दोस्त था, सबसे अच्छा दोस्त। और अनंत ऋषि के पापा के दोस्त का बेटा था। उस साल वो लोग सूरत आए थे घूमने फिरने, और उसी दौरान इंदु और राजीव के बीच दोस्ती हुई थी। वो दोनों एक ही उम्र के थे और उनकी ये दोस्ती हद से आगे बढ़ गई थी। और फिर कुछ महीनों बाद अचानक इंदु दी ने खुदकुशी कर ली थी और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला था कि वो प्रेग्नेंट थी। पापा ने इसका विरोध किया, मिस्टर खुराना के खिलाफ केस दर्ज हुआ और फिर हम सबको हार भी मिली, पर पापा नहीं माने थे। इंदु दी के जाने का दुख हमें अंदर ही अंदर कचोटता रहा था। फिर क्या, एक दिन पापा ने मिस्टर खुराना से जाकर बहुत बहस की थी और पूरी मीडिया में ये खबर फैल गई थी। मिस्टर खुराना बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी धाक हर जगह थी और हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। फिर एक दिन पापा के हाथ इंदु दी की लिखी हुई डायरी लगी, जिसमें उन्होंने मरने से पहले राजीव से प्यार और धोखे की सारी बातें लिखी हुई थी। मगर अफसोस, इससे पहले कि हम कोर्ट में कुछ साबित करते, हमारे घर में आग लगी थी और सब कुछ जलकर खाक हो गया था। और मैं जो उस दिन किसी की आहट सुनाई देने पर घर से बाहर निकली थी, ये ना जानते हुए कि यहाँ तो हमें तबाह करने की साजिश रची जा रही थी, मैं बाहर ही रह गई थी। और अंदर से आती हुई चीखें, वो आग, वो बहुत भयानक मंजर था। उसके बाद मैंने इतने साल एक अनाथ आश्रम में बिताए, जहाँ पर मुझे मिस्टर राठौड़ मिले और फिर मैंने एक नई शुरुआत की थी। मैं तो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई थी। मगर जब उस दिन मैंने उस राजीव खुराना को न्यूज़ चैनल पर देखा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी और मेरे अंदर की वो आग जो बुझ गई थी फिर से जल उठी थी और अभी तभी बुझेगी जब राजीव को उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। वो गाड़ी चलाते हुए सोच रही थी और कब कॉलेज आ गया था उसे पता ही नहीं चला। और तभी सामने से उसे ऋषि आता हुआ दिखाई दिया था, जो कभी उसका एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। मगर नहीं, उसके पिता ने भी अनंत के घर वालों का ही साथ दिया था, वो भी सिर्फ चंद रुपयों के लिए। ऐसे क्या देख रही हो? कल अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम यहाँ पर नहीं होती, समझी मिस बिस? ऋषि उसके पास आकर खड़ा हो गया था और कह रहा था, और बिस उसे देख रही थी मगर बोल कुछ भी नहीं रही। और फिर वो गाड़ी से उतरकर अंदर कॉलेज की तरफ बढ़ गई थी। और ऋषि, अजीब लड़की है यार, ये तो ना थैंक्स ना और कुछ, उसने कहा था और जाती हुई बिस को पीछे से देखा था। पार्टी में सारे लोग शामिल थे और अनंत की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी और राजीव खुराना वो भी वहाँ पर था। बिस उससे मिली थी और उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो हसीन चेहरे का कायल था। और फिर बिस ने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश भी की, मगर पता नहीं उस वक्त ऋषि कहाँ से आ गया था उनके बीच में। बिस न चाहते हुए भी ऋषि को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक से उसके सामने आ गया था। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रही हो या फिर इग्नोर कर रही हो, पूछ सकता हूँ क्यों? उसने कहा था। और बिस, नहीं तो मैं तुम्हें क्यों देखूँगी और इग्नोर? वो तो तब होगा ना जब मैं तुम पर गौर करूँगी, उसने कहा था। और उसके साइड से वो जैसे ही निकलना चाहती थी, ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो चौंक गई कि अचानक इसे क्या हुआ। कहीं इसे मुझ पर शक किया या फिर इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया है, उसने सोचा था और उसकी तरफ देखा। और फिर कुछ तो है तुम में ऐसा बिस, कुछ तो है तुम में ऐसा मिस बिस जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तुम वो नहीं जो दिखाई देती हो, उसने उससे कहा था। और इससे पहले कि बिस कुछ कहती, वहाँ पर अनंत आ गया था और ऋषि ने उसका हाथ छोड़ दिया था। और फिर बिस वहाँ से चली गई थी, मगर वो पलट पलट कर उसे देख रही थी। और यहाँ अनंत, क्या हुआ? तुम उस बिस से क्या बातें कर रहे थे? ऋषि, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। हाँ, मिला होगा। क्या मतलब? मतलब कि सपने में। अनंत जोर से हंसने लगता है। और ऋषि, तू भी ना। कुछ समय बाद ऋषि की नज़रें लगातार बिस पर ही टिकी हुई थी। ये उसका घर था, उसके पिता ने सबको इनवाइट किया था और ऋषि ना चाहते हुए भी यहाँ पर आ गया था।
सिर्फ अपनी माँ के खातिर, उनके कहने पर, वरना उसे ना तो ये अमीर लोग अच्छे लगते हैं और ना ही उनकी ये पार्टियों से उसे कोई मतलब था। बिस राजीव के साथ डांस कर रही थी और उसकी बातों पर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी नज़रें बार बार जाकर ऋषि से टकरा जाती थी, जो लगातार उसे ही देख रहा था। कितनी अजीब बात है, तुम मेरे सामने हो ऋषि, मगर मेरे पास नहीं, और अब ये दूरियां कभी कम नहीं होंगी, वो मन ही मन में सोच रही थी। और वहीं ऋषि, कुछ तो है तुम्हारे और मेरे दरमियाँ मिस जो मैं नहीं जानता हूँ, या फिर जानकर भी अनजान बन रहा हूँ। वो उसे देख रहा था और सोच रहा था, यार पिया ने तो कहा था कि बिस को लेकर यहाँ आए हैं, पर वो तो यहाँ है ही नहीं, फिर कहाँ गई? ऋषि और अनंत जब वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्हें मालूम हुआ था कि वो यहाँ पर आई ही नहीं थी। तभी पिया ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि बिस अपने फैमिली डॉक्टर की क्लिनिक में भर्ती है। अभी अभी उसे मालूम हुआ है, उसने प्रिंसिपल को बात करते हुए सुना था किसी से। ओह चल यार वापस, खामोखा तेरी मेहनत बर्बाद हो गई। अनंत ने ऋषि के कंधे पर हाथ रख कर कहा था। और ऋषि चलो वापस चलते हैं, इतना कहकर वापस निकल आया था और अनंत से देखते हुए, इसे हुआ क्या है आखिर, आजकल अजीब बिहेव कर रहा है। बिस अपने फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक में भर्ती थी और उसके साथ वहाँ पर मिस्टर राठौड़ भी मौजूद थे। डॉक्टर, बिस तुम्हें पता है ना, तुम्हें मशरूम से एलर्जी है। फिर कैसे? और थोड़ी देर और होती तो। पता है मुझे, बस अगर मैं किसी और अस्पताल में जाती तो सबको पता चल जाता कि मुझे मशरूम से एलर्जी है, और फिर ऋषि को भी पता चल जाता और वो उसे शक हो जाता मुझ पर। बिस मन में सोच रही थी। तभी डॉक्टर, बिस क्या सोच रही हो? तुमने मशरूम क्यों खाया? असल में सूप में उसका फ्लेवर था, ये मुझे पता ना था, बस इसी वजह से। वो कहती हैं, चलो ठीक है, 1 घंटे में तुम घर जा सकती हो, डॉक्टर कहते हैं। और फिर वो आंखें बंद करके आराम करने लगती हैं। फिर राठौड़ उससे कहते हैं कि उन्हें ऑफिस में कुछ काम है, और फिर विस कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो आप जाइए, मैं ड्राइवर के साथ घर आ जाऊंगी। शाम के 7 बजने वाले थे। बिस घर आ गई थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसके नौकर ने आकर बताया था कि उससे कोई मिलने आया है, और वो हैरान थी कि इस वक्त उससे कौन मिलने आया था, क्योंकि दिल्ली में तो उसने किसी से दोस्ती भी नहीं की थी, तो फिर उससे कौन मिलने आया था। वो सोचती हुई अपने कमरे से बाहर निकल कर आ रही थी, और जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची तो हैरान रह गई। नीचे हॉल में राजीव खुराना खड़ा था, जो बुके के साथ। इसे किसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो ये यहाँ, वो भी अचानक। वो सोचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, और फिर उनके पास पहुंचकर, हेलो मिस्टर राजीव, आप यहाँ? वो भी इस वक्त। राजीव वो बुके बिस की तरफ बढ़ाते हुए, हाँ, आपके पापा से मुलाकात हुई थी ऑफिस में, उन्होंने ही बताया था कि आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, और फिर मैंने सोचा कि चलकर आपसे मिल लूँ, इसी बहाने आपका दीदार भी हो जाएगा। वो हंसते हुए कह रहा था, और बिस ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी थी, और उसने वो बुके लेकर साइड में सोफे पर रख दिया था और उन्हें बैठने के लिए कहते हुए खुद भी बैठ गई। उसे राजीव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर न चाहते हुए भी वो उसके सामने बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। उसे देखकर उसके सारे जख्म ताजे हो जाते हैं। क्या सोच रही हो? राजीव कहता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, शायद मेरे बारे में। क्यों मिस विशाखा? आवाज़ सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। बिस ये आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने पलटकर उसे देखा था। ये यहाँ पर कैसे? वो ऋषि था, जो अचानक से बिस से मिलने आ पहुँचा था। उसे पता चला कि वो घर चली गई है, और वो अपने घर ना जाकर सीधे यहाँ पर आ गया था। और राजीव को यहाँ पर देखकर वो भी हैरान रह गया था, और उसकी बात का जवाब देते हुए उसने एंट्री की थी। कैसी तबीयत है? अब तुम ठीक हो? वो कहते हुए बिस के पास बैठ जाता है। बिस उसे देखती है। इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? वो मन में सोचती है। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स। तभी राजीव,
ऐसे सूखे सूखे कोई किसी लड़की से तबीयत पूछने आता है क्या? वो तंज कसते हुए कहता है, प्यार करने वाले लोग ऐसे ही आते हैं जनाब। मिस्टर राजीव। क्यों बिस? ऋषि कहता है। तो बिस चौंक कर उसे देखती है। वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसे अपने करीब करते हुए उसकी तरफ देखता है। वहीं सामने बैठा हुआ राजीव ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ समझ नहीं पाता है। और फिर ओह, तो ये बात है। एनीवे मैं चलता हूँ, फिर तुम लोग बातें करो, बाद में मिलते हैं। वो उठकर चला जाता है। ये ऋषि यहाँ क्यों आया है और इसका क्या रिश्ता है जिसके साथ? पता करना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। सिज इज़ माइन और उसे मैं हासिल करके रहूँगा। वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाता है और पलटकर उन दोनों को देखता है। दोनों अभी भी वैसे ही बैठे हुए थे। ऋषि का हाथ अभी भी उसके कंधे पर था और वो उसके बिल्कुल करीब थी। राजीव के जाते ही बिस ऋषि का हाथ झटक कर हटा देती है और खड़ी हो जाती है। क्या मतलब है इसका? वो ऋषि को देख कर कहती है। ऋषि, किस बात का? बिस, वही जो तुमने अभी अभी कहा। ऋषि, मैंने क्या कहा? बिस, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? आइंदा ऐसी हरकत मत करना वरना। ऋषि भी अचानक खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, उसकी आंखों में देखती हुई, वरना क्या मिस विशाखा राठौड़? उसकी आंखों में देखते हुए बिस कुछ झेंपते हुए नजरें घुमाने लगती है और पलट कर जाने लगती है। कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगा तो? वो ढीठ की तरह खड़ा था। तो यहीं पर खड़े रहो, मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हुए आगे बढ़ती है। अभी तो तुमने कहा कि तुम ठीक हो, फिर क्या हुआ? ओह, तो तुम चाहते हो? आखिर में वो तंग आकर कहती है। सॉरी। ओह, तो तुम क्या चाहते हो? आखिर में वो तंग आकर कहती है। तुम्हें चाहता हूँ, ऋषि कहता है और विश उसकी तरफ पलटकर उसे देखती है। वो अभी भी वैसे ही खड़ा था। बिस उसे देखती है। उसकी आंखें नम होते होते रह जाती हैं और वो खुद को संभालते हुए, देखो ऋषि, मजाक मत करो। मैंने कब कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आई एम सीरियस। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझ कर जवाब देना। मैं इंतज़ार करने में माहिर हूँ, वो कहता है और फिर अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट का पैकेट और एक गुलाब निकाल कर टेबल पर रख देता है। तुम्हारे लिए लाया था, सोचा था अपने हाथों से दूंगा, मगर खैर, बस एक आखिरी बात, मुझे पसंद करो या ना करो, उस राजीव खन्ना से दूर रहना। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहकर वहाँ से चला जाता है बिना रुके और बस उसे जाते हुए देखती रहती है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ना ऋषि। पर अब मैं वो नहीं हूँ। और क्या हो गया है तुम्हें? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? बिस आगे बढ़कर, वो चॉकलेट क्या करूँ मैं इसका? मैं इससे जितना भी दूर जाने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करता है। बिस आज कॉलेज आई थी और अब वो ऋषि से बचने के लिए लाइब्रेरी में छुप कर बैठी हुई थी, मगर ऋषि वहाँ भी पहुँच गया था उसे ढूंढते हुए, और वो ठीक बिस के सामने आकर बैठ गया था। बिस को उसकी कल वाली बात ने परेशान कर रखा था। जो उसने उससे कहा था वो उसे पसंद करता है और उससे जवाब चाहता है, और बिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। इसीलिए वो उससे भाग रही थी। कुछ देर पहले वो उससे क्लास में से ही भाग रही थी, फिर अब जब वो सेकंड फ्लोर पर दूसरी क्लास करने जा रही थी, और अब वो आखिरी में पकड़ी ही गई। क्या है? बिस उसे इग्नोर करते हुए या फिर करने की कोशिश करते हुए पूछ रही थी, मगर ऋषि उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बिस दोबारा उससे कहती है। तुम पर, आखिर मैंने तुम्हें पहचान लिया, उसने कहा, और बिस चौंक गई थी। बिस, क्या मतलब? ऋषि, मतलब ये कि मैंने तुम्हें रंगों हाथों पकड़ा है मिस विशाखा राठौड़। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। क्या बकवास है, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? बिस गुस्से से उठ खड़ी होती है। और ऋषि, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? सच ही तो कह रहा हूँ मैं। ऋषि दोबारा उसका हाथ पकड़कर बिठा देता है। क्या क्या जान गए हो तुम मेरे बारे में? बिस बैठते हुए फिर से पूछ रही थी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो
रिलैक्स, चलो मेरे साथ, सब बताता हूँ। ऋषि अचानक से उसका हाथ पकड़कर खड़ा होता है और चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी में थे और बहुत देर से वहाँ खड़े प्रोफेसर उन्हें वार्न कर रहे थे। बिस न चाहते हुए भी ऋषि के साथ बाहर निकल आई थी और अभी भी उसके चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था जिसे वो पोंछ रही थी और ऋषि को भी देख रही थी, जो बड़े ही बेपरवाह अंदाज से उसका हाथ पकड़कर चलता जा रहा था। पता नहीं क्या पता चल गया था उसे। ये सोच सोच कर बिस की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और इसीलिए माथे पर पसीने छूट रहे थे। कॉलेज से बाहर आकर ऋषि उसका हाथ छोड़ देता है और अपनी बाइक पर बैठ जाता है और उसे भी बैठने का इशारा करता है। बिस हैरान होकर, कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हें कुछ दिखाना है और बताना भी है। बिस वैसे ही खड़ी थी, जो बताना है यहाँ पर ही बताओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, समझे? फिर वही बात, सबको नहीं, तुम्हें बताना है। अब बैठो जल्दी से। ऋषि बाइक पर से उतरकर हेलमेट उसे पहनाते हुए खींच बाइक के पास ले जाता है और विस को समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या बताना चाहता है। आखिर में वो मजबूरन उसके साथ बैठकर चल देती है। कुछ समय बाद ऋषि उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और दोनों अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और ऋषि वेटर को इशारा करता है। बिस अभी भी बहुत ही उलझनों में थी। क्या लोगी तुम? ऋषि उसकी तरफ देखते हुए पूछता है। मुझे कुछ नहीं लेना, पहले ये बताओ कि तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। बिस उसे घूरते हुए कहती है। यार तुम्हारा गुस्सा, उफ, बताता हूँ, रुको तो सही, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। वो कहकर अचानक वहाँ से चला जाता है और बिस उसे आवाज़ें देती रहती है, मगर वो नहीं सुनता है। इसे क्या हुआ और अब कहाँ चला गया है? बिस खुद में बड़बड़ाती रहती है और सोच रही थी। कुछ देर बाद तभी एक वेटर उसके पास आकर उससे कहता है कि ऊपर टेरेस पर साहब आपको बुला रहे हैं। बिस अब और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अभी ये क्या है, ये ऋषि ऊपर क्या कर रहा है और मुझे वहाँ क्यों बुलाया है? मुझे इसके साथ आना ही नहीं चाहिए था। वो सोचती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और जब वो ऊपर पहुँचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये ऋषि कहाँ चला गया? ऋषि, ऋषि, वो उसे आवाज़ देती है और आगे बढ़ती जाती है और तभी अचानक से, मैं यहाँ हूँ मिस बिस, पीछे से आवाज़ आती है और वो पलट कर देखती है। कुछ ही दूरी पर ऋषि खड़ा रहता है, मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। क्या मजाक है, कहाँ चले गए थे तुम? बिस उससे पूछती है। मजाक तो तुम कर रही हो, मुझसे दूर भी नहीं रहना चाहती हो, मुझे इग्नोर भी करती हो, मुझे ना देखो तो बेचैन हो जाती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? ऋषि उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है। और विशाखा, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, चलती हूँ, खामोखा मेरा वक्त बर्बाद किया। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है ऋषि उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपने सीने से लगा देता है। बिस एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाती है कि अचानक ये सब कैसे। उसकी धड़कनें बढ़ती थी, ऋषि की सांसों की गर्माहट उसे महसूस हो रही थी। वो फिर नज़र उठाकर उसे देखती है। वो वैसे ही शांत था, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और तभी वो कहता है, तुम्हें पता है बिस, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपनी फीलिंग्स जाहिर करना नहीं आता, मगर उससे भी ज़्यादा तुम्हें उन्हें छुपाना भी नहीं आता। यू नो यू लव मी, मगर फिर भी मुझसे दूर भागती हो। वो कह रहा था तभी बिस पर ऋषि, वो कुछ कहने ही वाली रहती है कि ऋषि उसके होंठों पर अपने हाथ रख देता है और वो चुप हो जाती है। वो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी और असमंजस में थी कि आखिर उसे क्या हो गया था। हाँ, ये सच था कि ऋषि उसके बचपन का दोस्त था और उसे पसंद भी करती थी, मगर ये पसंद से मोहब्बत कैसे बन गई उसे पता भी नहीं चला। क्यों? कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस करो। मुझे पता है कि तुम, क्या पता है तुम्हें? अचानक बिस फिर से चौंक जाती है और उसे देखती है। यार, यही बात, तुम हर बार इतना परेशान क्यों हो जाती हो? पर तुमने ही तो कहा कि तुम्हें पता है, तो बताओ ना। मैं तुम्हारी और मेरी बात कर रहा था।
और ये मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं बस। ऋषि फिर से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और पता नहीं क्यों बिस न चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। उसके बाद ऋषि उससे इधर उधर की बहुत सी बातें कर रहा था और वो बस उसे देखती जा रही थी और सोचती जा रही थी, ये तो जानता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। और कमाल की बात है कि इससे प्यार भी हुआ तो मुझसे दोबारा, और हम मिले फिर से दोबारा। कुछ महीने बाद बिस और ऋषि पिछले 1 महीने से साथ थे। बिस उसके साथ बहुत खुश थी और उन सारे पलों को जी भर कर जी लेना चाहती थी, मगर उसने अभी तक ऋषि को कुछ भी नहीं बताया था कि वो आखिर है कौन। बस वो ऋषि के साथ अपनी ज़िंदगी के बिताए गए उन सालों के बारे में सोच रही थी और अपनी आज की ज़िंदगी को देख रही थी। और वहीं ऋषि अपनी ज़िंदगी के कड़वी यादों को पीछे छोड़ देना चाहता था और बिस के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये सब इतना आसान नहीं था। अभी कुछ देर पहले वो बिस से मिलने गया था। उसने उसके साथ कुछ बातें की थी कि तभी बिस ने उसे बताया था कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही है, तो उससे बाद में मिलेगी। और अब जैसे ही घर आया था तो उसके फ़ोन पर रिंग हुई थी। उसने देखा अनंत का कॉल आ रहा था। हेलो ऋषि। ऋषि कहाँ है यार तू, जल्दी से फेसबुक खोल, बिस लाइव आ रही है। और वो कहते कहते चुप हो गया था और ऋषि कुछ देर के लिए घबरा गया था। जब उसने फेसबुक खोला तो हैरान रह गया था। बिस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी और राजीव के सर पर उसने रिवॉल्वर तान रखी थी और ऋषि हैरान रह गया था। उसने वो जगह पहचान ली थी और जल्दी से अनंत का कॉल काट दिया और घर से बाहर निकल आया था। वहीं उसकी माँ अचानक उसे जाते और फिर जाते हुए देखकर हैरान रह जाती हैं और वो उन्हें आवाज़ें देकर बुलाती हैं, मगर वो नहीं सुनता, बस चला जाता है। एक बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी और उसकी छत पर खड़ी थी बिस और उसने राजीव को रस्सियों से बांधा हुआ था और नीचे लोगों की भीड़ जमा थी। न्यूज़ चैनल वाले भी वहां पहुंच गए थे। अब हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि विशाखा राठौड़ ने मशहूर बिजनेसमैन राजीव खुराना को बंदी बनाकर रखा है और हर कोई बस ये जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। जब ऋषि वहाँ पहुँचता है तो ये सब देखकर वो भी हैरत में पड़ जाता है और बिस से कहता है, बिस ये क्या कर रही हो तुम, राजीव गिर जाएगा, उसे नीचे उतारो। बिस पलट कर उसे देखती है। ये तब तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक ये अपने सारे गुनाह कबूल ना कर ले। ऋषि, कौन से गुनाह, ये तुम क्या कह रही हो, रिवाल्वर हटा दो, तुम्हें चोट लग सकती है बिस, वो कहता है। बिस उसे देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। चोट तो बहुत पहले लगी थी और अब तो मैं उस चोट का इलाज कर रही हूँ। जानते हो ऋषि, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हें मुझसे कुछ अटैचमेंट सी महसूस होती है, पता है क्यों? ऋषि पूछता है। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। तुम्हें मीरा याद है? और ऋषि उसकी बातें सुनकर सकते में आ जाता है। मीरा, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। अफसोस हो रहा होगा ना, और इसे भी अफसोस हो रहा होगा जिसने मुझे यहाँ पर ना जाने क्या सोच कर बुलाया था। हाँ, क्या सोचा था? कि जो तुमने बरसों पहले मेरी बहन के साथ किया था वही मेरे साथ करोगे? वो उसे धक्का देते हुए कहती है। नहीं नहीं मीरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा, अपने सारे गुनाह कबूल कर लूँगा, बस मुझे मत मारो। ऋषि प्लीज़ इसे रोको, मुझे बचा लो, राजीव गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। और तभी उसके हाथ की रस्सी खुल जाती है और वो आज़ाद हो जाता है और बिस को एक झटके से धक्का देकर उसके हाथ में से पिस्तौल छीन लेता है। तभी मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ, और तुम तो छुपी रुस्तम निकली बिस, या फिर मीरा, वो कहते हुए उसके सर पर पिस्तौल तान देता है। और जैसे ही ऋषि आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहीं रुक जाओ ऋषि, वरना एक झटके में इस लड़की का भेजा बाहर निकाल दूंगा। मुझे मारेगी राजीव खुराना को। मैं इसे बताता हूँ मारना क्या होता है।
बिस को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वो उसे ज़मीन पर गिरा देता है। ऋषि वहाँ बेबस खड़ा था। ऋषि उसे देख रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था मगर डर रहा था कि कहीं राजीव कुछ गलत ना कर बैठे। लाइव कैमरा अभी भी ऑन था। राजीव जल्दी से विश का फ़ोन पटक कर पैरों तले रौंदने लगता है। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चली थी। वो कहता है और विश के बालों को पकड़कर घसीटते हुए टेरेस के किनारे पर ले जाता है। बहुत याद आती है ना तुझे तेरे घर वालों की, तो मैं आज तुझे उनके पास ही भेज देता हूँ। वो कहते हुए विश को नीचे धक्का देने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है, विशाखा साइड हो जाती है और राजीव नीचे गिर पड़ता है। मगर विश झटके से जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे मरना होता तो उसी दिन मर जाती सबके साथ, मगर नहीं, मैं इसीलिए जिंदा रही ताकि तुझे मार सकूं। वो कहते हुए मुस्कुराकर उसे देखती है और वहीं कुछ दूर पर खड़ा ऋषि चिल्लाते हुए कहता है, दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, नहीं विश नहीं। और विश पलटकर उसे देखती है। राजीव का हाथ छोड़ देती है। वो हवा में उड़ते हुए ज़मीन पर आ गिरता है और विश अब रेलिंग पर खड़ी हो जाती है और कहती है, वहीं रुक जाओ ऋषि, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। ऋषि, अब क्या, बस करो मीरा, कब तक इस बदले की आग में जलोगी? अब तो राजीव भी नहीं रहा, वापस आ जाओ मीरा। वो कहते हुए उसे देखता है। उसकी आंखें नम हो गई थी और उधर विश भी अपनी आंखों से अपने आंसू हाथों से रगड़ते हुए उससे कहती है, बहुत देर हो गई है ऋषि, और मैं बहुत दूर निकल आई हूँ जहाँ से वापस लौट कर आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो सारे पल जो हमने साथ बिताए हैं उन्हें समेट अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आई लव यू ऋषि, हमेशा से, एंड बी मीट टुगेदर अगेन। वो कहती है और फिर बिल्डिंग से कूद जाती है। ऋषि जोर से चीखता है, मीरा, मगर वो मर चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। तब तक वहाँ पर आनंद और उसके घर वाले भी आ जाते हैं। ऋषि के माता पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो ऋषि को संभाल रहे थे मगर ऋषि पूरी तरह से बिखर गया था और पागल हो गया था। मिस्टर राठौड़ भी ये सब देखकर बहुत सदमे में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विश ऐसा कुछ करेगी। गुनाह किसी का और सज़ा किसी और को मिली थी। कुछ सालों बाद ऋषि आज भी मीरा का इंतज़ार कर रहा था। उसे यकीन था कि मीरा ने उससे कहा था कि वो मिलेंगे दोबारा, मगर कब कहाँ पता नहीं। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड होती है। ये थोड़ी सस्पेंस स्टोरी थी, तो आप लोगों में से जिन लोगों को ये स्टोरी थोड़ी कम समझ में आई हो वो प्लीज़ इस स्टोरी को दोबारा से ज़रूर पढ़ लें। चलिए फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।